Good evening everyone. Today's class of electric current and we will start अपना our new topic electric conductance. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा कहाँ तक हुआ था? रेजिस्टेंस तक हो गया था. नेक्स्ट हैंड डालेंगे. फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विच इट डिपेंड, इस पर ये डिपेंड करता है. ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो. कोई नहीं, आराम से. रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of the wire. Then नोट करेंगे R proportional to length L. इक्वेशन नंबर 1 कह देना इसको. सेकंड पॉइंट, resistance is inversely proportional to the area of the wire. Then second point becomes R inversely proportional to the area. पहले क्रिएट करते हैं फॉर्मूला, फिर समझेंगे फॉर्मूले का यूज़ क्या है, मीनिंग क्या है. ठीक है भाई, आर की वैल्यू ये भी आर इस पर भी डिपेंड कर रहा है. फैक्टर का मतलब होता है आप किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, किस क्वालिटी से आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो फैक्टर आपके हो गए. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एरिया के है. इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह पर आ जाता है हमारा रो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब जो आपको डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है. L अपॉन ए. यहाँ तक तो ठीक है सर, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा था, शायद 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका यूज़ था. ठीक है, बात में नोट कर लेना, पहले समझ लो. अब समझते सर इसका यूज़ क्या है. मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में है R इक्वल टू रो L अपॉन ए. ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया जिसकी लेंथ वायर की L है, एरिया है A. अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये करा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी वायर को बिना कट किए उसकी लेंथ हाफ कर दो, तो कैसे करोगे. किसी वायर को काटना नहीं है. अगर मैंने कहा वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपको उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर करना है, लेकिन बिना कट किए. इसकी थिकनेस बढ़ा दोगे, कैसे बढ़ाओगे, वही क्वेश्चन आ गया ना. और क्या कर सकते हैं, चलो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. सेकंड क्वेश्चन, इसकी लेंथ डबल कर दो तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पतला हो जाएगा. अब पहला समझो, पहला केस आपने कहा कि जब लेंथ जो है आपने हाफ कर दी बिना कट किए, इसको फोल्ड कर दो ना वायर को, लेंथ आधी हो जाएगी L/2. और जब जैसी लेंथ L/2 हो गई, आपका एरिया कितना हो जाएगा, डबल 2A. बात समझ आ रही है ना, नहीं आया समझ में, कि अगर आपने लेंथ को हाफ कर दिया तो बेटे थिकनेस तो बढ़ गई ना वायर की. अब लेंथ कितना थे आपके पास L, आपने क्या कर दिया L/2 कर दी, घूम के कैसे हो गई. यहां तक का एरिया बेटे A है, पूरा वायर एरिया A. ठीक है, अब एरिया डबल करना है, कट नहीं करना है, लेकिन वायर को लेंथ भी हाफ करनी है, तो इसको तुम फोल्ड नहीं करोगे. बात समझ आ गई. तो अब मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखी सर, ठीक है, R इक्वल टू रो. आपने ये क्या हो रहा है, R इक्वल टू रो. आपने कहा कि सर लेंथ कितनी हो गई, L/2 हो गई, और एरिया कितना हो गया 2A. तो R इक्वल टू कितना हो गया 1/4 रो L अपॉन ए. ये हो गया. यहाँ तक बात समझ में आ गई. या तो मैथमेटिक्स सिंपल कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है.
R इक्वल टू 4, R इक्वल टू R1/4। पास में आ गई। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब समझो। अगर स्टार्टिंग में मेरे पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100% है, और जब मैं उसकी लेंथ हाफ कर देता हूँ, एरिया डबल कर देता हूँ, जो डबल हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 1/4। मीनिंग ऑफ द स्टोरी ये है कि सर अगर जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस का? कि सर करंट के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। बात समझ आ रही है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ते हुए अगर आपके घर में जो वायर है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तार में आग लग रही है, तो करंट फ्लो थोड़ा हो जाएगा। अभी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ इस चीज़ का बहुत यूज होता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके वायर की इनिशियल लेंथ एल है और आपने उसकी लेंथ हाफ कर दी, तो एरिया डबल हो गया, मतलब वायर मोटा हो गया, थिक हो गया। उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। यही कारण है कि घरों में जो वायर यूज किए जाते हैं वो थिन वायर यूज करते हैं, ना कि थिक वायर यूज करते हैं। पतले वायर बनाया जाता है। जितने ज्यादा पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। बात क्लियर होगी? केस नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करूं कि सर आपने कहा इनिशियल आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसमें थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया कि सर मैं लेंथ को जो है अब कितना कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं। अब लेंथ डबल कैसे करोगे तो आसानी? खींचकर। सही बात है। तो एरिया कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा यथार्थ। यहाँ तक बात में आ गई। अब ये वाली पुटअप करना कि सर ये तो इनिशियल हो गया R1, तो R इक्वल टू सर रो तो ये रहा, लेंथ आपने कहा 12 है और एरिया आपने कहा a/2 है। ठीक है सर, ये हो गया, 2 गया ऊपर, R इक्वल टू हो गया सर 4 रो L अपॉन ए, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है दे रखी स्टार्टिंग में? R1। ठीक है, R इक्वल टू 4R1। अब देखो अगर मैं कह दूं कि सर यहां पर 100% है तो यहां पर कितना हो गया? 400%, 4 गुना इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं वायर को जितना थिन करूंगा मेरा रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा, यानी कि 4 गुना इंक्रीज हो जाता है अगर हम लेंथ को हाफ कर दे। बात समझ आ रही ना? इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी ऑन द फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। किस तरह डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया पर। क्लियर हुआ था? तो आपने ये नोट करेंगे, देन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। मुझे शाम को मैसेज कर देना। मुझे आप मैसेज करना तो मैं 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 नहीं 9 बजे, क्योंकि मैं 8:30 9 बजे तक पूरा बिजी रहता हूँ। इस वाले की भेज दूंगा क्योंकि 9 बजे जाके मैं फ्री हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बस अभी बस में रहूँगा 7:30 तक, 7 जाके फिर वहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ। उज्जवल हो गया यहाँ तक? दोनों पार्ट नोट हो गए? आराम से नोट करो, जल्दी कुछ नहीं है। अब इसी फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। नोट कर लो।
असाइनमेंट हो गए बेटे सबके जो दिए थे कल? भाई वो आज नाम डालेंगे ग्रुप में। किसका असाइनमेंट नहीं हुए? जल्दी आ जाएगा थोड़ा। हो गया बेटे यहाँ तक सबका? नोट हो गया? अब क्वेश्चन लिखो। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, कैपिटल आर. What will be its new resistance if it is stretched, stretched, stretched to n times, small n, stretched to n times its original length, ठीक है? समय क्वेश्चन क्या है अब समझो ध्यान से। इसने कहा अगर कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर होम है और अगर मैं इसकी लंबाई को n टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज पर। कभी कभी तुमसे भी पूछे कितने परसेंट हम अगर इंक्रीज कर दें, लेंथ को 5% इंक्रीज कर दें तो कितना चेंज आएगा रेसिस्टेंस में इन परसेंटेज। तो पहले इस क्वेश्चन समझते हैं। स्टार्टिंग में मेरा रेसिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई हाँ या ना बोल? इतना है। जब आपने चेंज करा ये हो गया चेंज हमारा R डैश इक्वल टू रो, तो लेंथ में भी तो चेंज आएगा और एरिया में भी तो चेंज आएगा। क्लियर है? अब मुझे क्या फाइंड करना है, R डैश फाइंड करना है ना। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो सर R डैश अपॉन R, तू भी चल भैया, R डैश अपॉन R इक्वल टू, अब समझना ध्यान से, जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो रो से तो रो कैंसिल हो गया, कौन सा पार्ट बचा, L डैश अपॉन A डैश अपॉन L अपॉन A, यही पार्ट तो बच रहा है। आउटसाइड की मल्टीप्लाई और इनसाइड की मल्टीप्लाई। पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो उसके बाद क्वेश्चन करना। R डैश अपॉन R हो गया सर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया मेरे पास L डैश इंटू A और नीचे मेरे पास कितना हो गया A डैश इंटू L। यहाँ तक कोई डाउट्स? अब मैंने इसको ले लिया इस तरीके से R डैश अपॉन R इक्वल टू सर L A अपॉन A डैश, ठीक है, और L डैश अपॉन L। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? यहाँ तक तो ऐसे जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा कि एन टाइम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया लेंथ को। तो अब मुझे तुमसे क्वेश्चन ही मेरा ये है कि अगर मैं किसी वायर को इंक्रीज करता हूँ लेंथ को, तो आप अच्छे तरीके जानते हैं एरिया चेंज होता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी? मटेरियल चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा मटेरियल का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। अगर किसी वायर को भी इंक्रीज करते हैं तो लेंथ में चेंज होता है, एरिया में चेंज होता है, कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होती है? नहीं, रो तो वही है, वायर तो वही है ना। रो तो रो कैंसिल हो गया, उसका तो कोई रोल ही नहीं आ रहा। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अब वायर हमने ऐड ही नहीं करा, इलेक्ट्रिसिटी तो ऐड ही नहीं करी इसके अंदर हमने भी। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर मैं इस वायर को खींचकर n टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो क्या कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? आपने कहा लेंथ चेंज होते, मैंने कहा बिल्कुल होगा। आपने कहा एरिया चेंज हो, हम करके आ चुके एरिया भी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की तो अभी तो चार्जेस तो फ्लो सेम रहते हैं। हाँ जी यथार्थ बताओ। चलो 500 रुपीज़ ले लो अभी, अब तो बता दो। मटेरियल तो वही है भाई, मटेरियल तो मटेरियल से कैंसिल हो गया ना, हम तो उसी वायर में लगे हुए हैं, वो कहाँ चेंज होगा। मास की तो वैल्यू ही नहीं यहाँ पे कुछ ही। वॉल्यूम, वायर का सिलेंड्रिकल शेप है। हाँ बिल, आपने कहा वॉल्यूम नहीं है। वायर किस शेप में होता है? सर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सर का है वह भाई तेरी।
ठीक है, जितना इंक्रीज करने से पहले था उतना इंक्रीज करने के बाद में रहेगा। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ही तो है। और आपने कहा कि सर ठीक है ए अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ये तो इंक्रीज करा है भाई, ये दोनों के एन टाइम्स हो गए। अब ये इसकी वैल्यू भी एन है, इसकी वैल्यू भी एन है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सर आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एन इंटू एन, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू हो गया सर एन स्क्वायर, तो सर ये हो गया आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, दैट्स इट। क्लियर हुआ? पैटर्न समझो क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये हो गया स्टार्टिंग का, ये हो गया चेंज, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आपने रख दिया और आपने कहा एन टाइम इंक्रीज करा है, तो एन टाइम हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। यही इन दोनों की ही वैल्यू कितनी है, एन है, यहाँ पर रखी एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। सर ठीक है सर, इतना होगा न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ले आओ आराम से आराम से। गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान है, नंबर कहीं मिस ना कर दें, क्योंकि जितना आप स्टेप हाइड करोगे, आपके में स्टेप मार्किंग है, जितना आप स्टेप हाइड करोगे उतना मार्क्स हाइड हो जाएंगे। और वैसे भी इस पर कॉपी कैसे चेक हो रही तो अच्छे तरीके से पता है। बिल्कुल, तो फिर क्यों रिस्क ले रहे हो खामे का? जो पैटर्न है क्वेश्चन का थोड़ा समझ के चलो। ये तब यूज करो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, फटाफट करना है, हो गया तो इतना आएगा, वहां चलता है शॉर्टकट। बोर्ड में कंपटीशन में डिफरेंस यही है, बोर्ड एग्जाम आपसे जानना चाहता है कि आपने कितना सीखा है, स्टेप कितने जानते हैं आप। कंपटीशन जानना चाहते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है। एमसीक्यूज दे दिया आपने, फटाफट वहाँ पर जो ट्रिक आप लगाते हैं वहाँ काम आते हैं फटाफट। ठीक है एन स्क्वायर ये आपका याद है, आर दे देगा, एन दे देगा, कितना होगा रेजिस्टेंस, तो वहाँ ये सब थोड़ा करोगे तुम, वहाँ तो ये अप्लाई करोगे। क्लियर यहाँ तक हुआ? देन नोट डाउन क्वेश्चन है बेटे, तो लिखा हुआ तो है, वो आपकी मिस्टेक है, मेरी नहीं है। आज IIT नहीं आया, चलो अगला क्वेश्चन मैं तो मैं देता हूँ करने के लिए, करके दिखाओ। हाँ ये आराम से नोट को, जल्दी कुछ नहीं है। कॉलेज ऑफ हो गए सबके, स्कूल स्कूल ऑफ हो गए नहीं हुए अभी? अच्छा कल जाना है, कल कल परसों, परसों भी छुट्टी है, तो अभी 1 जून तक खुलेंगे आपके स्कूल? आज खुला था हमारे, अच्छा PTM थी, अच्छा क्योंकि अगर आप लोग हो तो फिर सोचते। अगला क्वेश्चन,
करें लिखो बेटे क्वेश्चन। ए सिलेंड्रिकल वायर इज cylindrical wire is attached to increase its length by 10%. Increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा क्या चेंज करना है मैं तुम्हें बता दूं। इसने कहा अगर स्टार्टिंग की लेंथ कितनी है एल है, इसमें 10% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ बस कि सर मेरी जो लेंथ होगी जो चेंज होगा ना, कितना चेंज करा आपने 10% चेंज किया, तो एल डैश में जो आप 10% चेंज करोगे तो ऐड तो इसी वायर में होगा ना स्टार्टिंग में। तो L प्लस L ऑफ 10%, देन L डैश इक्वल टू L प्लस L इंटू 10/100, L डैश इक्वल टू L प्लस L बाई 10, तो L डैश इक्वल टू हो गया 10L प्लस L अपॉन 10 मीनिंग 11L अपॉन 10। 11/10 का मतलब हो गया L डैश अपॉन L इक्वल टू 1.1। यहां पर n की वैल्यू तुम्हारी ये है, बस में आया तक। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है, उसमें लेंथ में जो चेंज आपने करके दिखाया 10%, वो बेटे ऐसे ऐड होगा L प्लस L ऑफ 10%। अब यहां से क्वेश्चन पता मैं क्या करेगा, वो तुमसे ये भी कह देगा 10, 25%, 5% कुछ भी दे सकता है। पैटर्न यही रहने वाला है। पहले वाले पार्ट में r इक्वल टू एन स्क्वायर आर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पर n तो गिवन नहीं था, यहाँ n आपने फाइंड करा है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं a अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल बराबर 1.1 इंटू 1.1। मैं कहा हाँ, यानी कि जब आप इस वाले क्वेश्चन में ये वाले वैल्यू पुटअप करोगे ना, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू ए डैश अपॉन ए डैश और L अपॉन एल डैश अपॉन एल, तो आप यहाँ पर रखोगे एल डैश अपॉन आर इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1। बात समझे क्वेश्चन कहाँ पर चेंज करना है। मैं तो करो क्वेश्चन ढंग से अपने। ये तो मैं तुम्हें हिंट दिया है क्वेश्चन करने का कि कहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। वहाँ तो सेम रहेगा, जहाँ तक आपने कहा वॉल्यूम तक सेम रहेगा। वॉल्यूम से पहले आप कहाँ पर चेंज करोगे, लेंथ में चेंज करोगे कि आपकी लेंथ कितनी आ गई। करो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। इसके पहले रफली करो, दिखाना मुझे। अरे नालायक, पहले वाले पार्ट में r बराबर कितना रो एल अपॉन है, यहाँ तक तो तू सेम करेगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में भी तू सेम चला गया, कोई डैश नहीं सर, एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, जब तू इसको डिवाइड करेगा तो r डैश अपॉन r इक्वल टू तेरे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन ए डैश और l डैश अपॉन l, यही हो जाएगा। अब तेरे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है l डैश की, वो दे रखी 10% इंक्रीज करी, तो तूने कह दिया कि सर ठीक है l डैश इक्वल टू मेरे पास कितना है, L प्लस L ऑफ 10%, क्योंकि जो ऐड इंक्रीज होगा तो उसमें तो ऐड होगा, इसलिए प्लस L में कर दिया। तो ये मेरा भी निकल कर आया L डैश इक्वल टू 11.10। तो देन L डैश अपॉन L इक्वल टू कितना हो गया, 1.1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, वॉल्यूम चेंज है, तो ठीक है वॉल्यूम के क्या कर दोगे, A डैश L डैश इक्वल टू ए एल। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a अपॉन ए डैश की, और इसकी आपकी वैल्यू आगे कितनी आई है 1.1। अब कैसा समझो कि सर L डैश अपॉन L बराबर हो गया a अपॉन ए डैश। इसकी वैल्यू तुमने पहली फाइंड कर ली 1.1 इक्वल टू a अपॉन ए डैश। अब इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है 1.1, दोनों चीजें हो गई। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पर पुटअप करोगे, इसमें तो पुटअप करोगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r डैश अपॉन r डैश अपॉन r इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 1.21।
अब इसने आगे पूछा ये है कि सर मुझे ये नहीं बता, मुझे बताओ कि परसेंटेज में कितना चेंज आया रेजिस्टेंस के। तो अब ये कैसे निकालोगे? परसेंटेज के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये तो बात फिक्स है। नहीं, इसने ये पूछा कि जो आपने 10% इंक्रीज करा उसमें उस तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज आएगा। तो आर डैश माइनस के आर अपॉन आर कर दो भाई। इनिशियल तो ये था आर, इतना इसमें चेंज आ गया, और वो कितना चेंज आया। तो ठीक है, अभी आपने कहा कि सर आर डैश अपॉन आर माइनस के आर अपॉन आर लिख सकते हैं ऐसे। ऊपर तो वो वाली वैल्यू तो चेंज आ गई, नीचे इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 के लिए क्या परसेंटेज के लिए। इसके आगे ना ये वाला पार्ट है, ये मैं वहाँ पर जाएंगे नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो देन कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100 भी है। तो सर ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं आर डैश माइनस के आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये हो गया 1, और तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास आर डैश अपॉन आर माइनस के 1 इंटू 100। अब आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1.21, ये वाली वैल्यू है, क्या तक समझ में आ रहा है। तो सर ठीक है, आर डैश माइनस के आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1.21 माइनस के 1 इंटू 100। तो सोल्व करके मेरे पास वैल्यू आ गई 0.21 मल्टीप्लाई 100। तो इसको लिख सकते हैं हम 21% कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो आपको यहाँ तो सॉल्व करना, अगर परसेंटेज आपसे नहीं पूछी गई है तो आप केवल यहीं पर एंड कर दो, या इसको ऐसे लिख दो आर डैश इक्वल टू 1.21 आर। ये क्या हो गया, एन स्क्वायर ही तो हो गया। ये वाली यहाँ ध्यान दो बेटे अक्षिता, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, एन स्क्वायर ही तो हो गई। अब एन स्क्वायर आपके पास गिवन तो नहीं है, अगर एन स्क्वायर आपके पास गिवन तब तो बहुत ईजी है। अगर एन गिवन है तो परसेंटेज इंक्रीज आप आराम से निकाल लोगे। अब एन गिवन नहीं है तो फिर आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, यहाँ से एन फाइंड होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे अगर वो 10% के बजाय 25% देते तो आप जानते कि पैटर्न यही है। वो हो गया नॉर्मल, ये हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन में 10% का। क्लियर हुआ था? एक बार फिर समझो कि ठीक है सर इनिशियल ये था, कोई बात नहीं थी, फाइनल ये हो गया, आपने डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया डिवाइड करके। अब मेरे पास उसने कहा था 10% इंक्रीज करो, तो मैंने कहा ठीक है जो इंक्रीज आप करोगे लेंथ में वो इनिशियल लेंथ में ऐड हो जाएगा, एल प्लस एल ऑफ 10%। सोल्व किया तो 11 एल अपॉन 10 इंटू एल, 11 को डिवाइड कर 10 से तो 1.1 आ गया, एल डैश अपॉन एल हो गया। अब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, अभी आप पढ़ के आए हैं, तो ए डैश एल डैश इक्वल टू ए एल। तो सर इसकी वैल्यू तो मेरे पास गिवन थी 1.1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एरिया की वैल्यू भी वही हो गई, ठीक है, लेंथ की वैल्यू भी वही हो गई, सेम हो गई। अगर ये चेंज हो जाती तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब ये चेंज नहीं हुई, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पर रख दी, मैंने यहाँ पर रख दी 1.1 1.1, ठीक है सर ये 1.1 1.21 आ गया, मल्टीप्लाई करी 1.21 आर सर इतना चेंज आया। लेकिन उसने कहा परसेंटेज बता कितनी है, तो मैंने कहा तो एक काम कर, जो जितना चेंज आया वो तो ऊपर अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू ये करके दिखा दे सॉल्यूशन कि आर डैश अपॉन आर, आर अपॉन आर। यहाँ बचा कितना 1, यहाँ पर कितना रह गया डिवाइड कट करके 1 हो गया मल्टीप्लाई 100। अब आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी रखी 1.21, ये यहाँ पर रख दी 1.21, ये रही 1.21 माइनस के 1 इंटू 100, या कितना 0.21 मल्टीप्लाई 100 21%। तो ये क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, समझ में आता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप 10% के बजाय 20% सॉल्व करके मुझे बताओगे अभी आंसर कितना आ रहा है। ये तो 10% पे था, समझो नोट करो, और 20% पे करके दिखाओ, पूरा नोट करो। हाँ पूछो। इसमें परसेंटेज है कितनी हो गई, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि ओनली केवल ओरिजिनल लेंथ बतानी है आपको, अगर सॉरी कितना न्यू रेशंस होगा यानी कि 1.1 तक वहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 10% इंक्रीज हो तो मुझे तो नहीं पता मेरी इनिशियल लेंथ कितनी है, तो यहाँ को न्यूमेरिकल पोर्शन में ही था तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन में दिया। हाँ यहाँ पर सुन दूसरी बात,
यहाँ, हाँ यहाँ पर n मेरे पास गिवन है, यहाँ पर तो n मुझे डिटरमाइन करना पड़ा, ठीक ना। कितना, किसका लेंथ किसकी बढ़ गई? हाँ 20% का मतलब क्या हो गया, एल प्लस एल ऑफ 20%, 20/100 कितना हो गया 1.5। हाँ क्यों नहीं होगा, एल इंटू 20/100 कैसे निकालेगा, किसकी 20% की, ये नोट करा, ये नोट करो। हो गया, 20% का अभी मत करना, बाद में करना, पहले अगला अगला पार्ट टॉपिक कर लेते हैं। ये हो गया था अर्थ, ठीक है सीधा बेटा, हो गया। समझा ध्यान से अगला टॉपिक। अब मैंने परसों भी शायद आपको एक बात बताई थी कि जो रेस्टेंस होता है, दिखाई भी था आपको मोबाइल में, एक कैप्सूल सा होता है, ठीक है, वो लगा हुआ होता है, बहुत मायने कैप्सूल, पीले से कैप्सूल होते हैं ब्राउन कलर के, कॉफ़ी रंग के, और उनके ऊपर कलर लगा हुआ होता है। हमें कैसे फाइंड करें कि उसकी वैल्यू कितनी है, कि सर इतनी बड़ी सर्किट में आपने इतने छोटे छोटे कैप्सूल से लगा दिया, रेस्टेंस लगा दिया जो ना के बराबर है, इनकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसके कुछ कोड होते हैं कलर के, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। अब इसका नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझना चाहिए कि हम फाइंड कैसे करते हैं इस चीज़ से। अब आपके पास एक रेसिस्टेंस हो गया और इसके ऊपर 1 2 3 तीन स्ट्रिप है, होती 4 है, गोल्ड की भी होती, सिल्वर की भी होती, नहीं भी होती है, सब उनका अलग इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अब आपने कहा कि सर जो 3 स्ट्रिप है उसमें एक पहली स्ट्रिप है आपकी ब्राउन रंग की, मैंने कहा ठीक है, दूसरी स्ट्रिप है ब्लू रंग कलर की, मैंने कहा ठीक है, और तीसरी है सर वाइट की, मैंने कहा ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये 3 स्ट्रिप है तो कितने ओम का ये रेसिस्टेंस है, कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो मैंने कहा सिंपल तरीका ये होता है फाइंड करने का कि आपने कहा पहली वाली कौन सी है, ब्राउन है, ब्राउन का नंबर कितना है 1, ठीक है सर 1 हो गया, आर की वैल्यू निकालनी, ब्राउन का नंबर हो गया 1। दूसरी कौन सी है ब्लू, नंबर कितना है उसका 6, तो 6 हो गया, ऐड नहीं करना है ना मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना 16 हो गया, मल्टीप्लाई अब करो। तीसरी कौन सी कलर की स्ट्रिप है वाइट, नंबर कितना है 9, तो जो तीसरे कलर की स्ट्रिप होगी 10 के ऊपर उतनी ही पावर लगा दो, इतने ओम का सर ये रेसिस्टेंस है। तो इन कलर को इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस कार्बन कलर कोड,
इन कलर कोड से आप ये फाइंड कर लोगे कितने ओम का आपके चिप में लगा हुआ है, आपके सर्किट में लगा हुआ है, ये फाइंड किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन समझो, अगर वो तुमसे ये कह दे कि सर ये वाली गोल्ड की है, तो गोल्ड का मतलब होता है कि चौथी स्ट्रिप भी है गोल्ड की, तो इसकी जो टॉलरेंस पावर है वो 5% है एक्स्ट्रा। गोल्ड की स्ट्रिप लगी हुई है 4th नंबर पर, यहां पर नहीं मिलेगी आपको, 3 में कभी नहीं मिलेगी, चौथे नंबर में मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, तो उसकी टॉलरेंस पावर कितनी है 5%। सिल्वर है 10%, अगर नहीं है 3 ही है तो इसकी टॉलरेंस पावर होती है 20%। बस में आया, याद रहेगा कि सिल्वर के लिए, सॉरी गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और किसके लिए तीसरा हो गया, अगर नहीं है नो कलर है तो 20%। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, अब मैंने तुमसे कह दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो सिल्वर है या गोल्ड है, ±5% इसकी टॉलरेंस पावर है। अब समझना ध्यान से, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, R इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो ठीक है सर, ये तो इतनी तो है, प्लस माइनस आपके पास जो वैल्यू आए 16 इंटू 10⁹ इंटू 5/100, 5 प्लस माइनस टू इसका कितना 5%, इसको सोल्व कर कर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10⁹ इंटू प्लस माइनस, सोल्व करो, इतना गया, 2 से डिवाइड हो गया 8, तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻0 पर अगर माइनस क्यों 8 ओम, सर इतना होगा अगर हमारे पास 4th स्ट्रिप लगी हुई है, नहीं है तो यहीं तक एंड है, अप्लाई है तो आप यहां पर करके दिखाएं, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं। अब इसे ये कोड कैसे याद रखें, बहुत सिंपल है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, बस अच्छा लड़का है तो लड़की तो अच्छी मिलेगी उसको शादी, तो उसने ये तो कहा बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, छुट्टी। अब तुम अपना कोड बना लो, भाई मेरा तो कोड यही है, जल्दी याद हो जा, इस बात दिमाग में ये भी रहे कि भाई हाँ जो है हम भी अच्छे हैं, अपने को अच्छा कहो, दुनिया का काम तुम्हें बुरा कहने का है, और तुम्हें बुरा कह रहे हो, तुम तो खुद को अच्छा कह सकते हो, दूसरा काम तुम क्यों कर रहे हो, ये थोड़ा पर्सनल हो गया मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, कभी सुन ले, सुनते हैं लेक्चर। बहुत बढ़िया है, माइक ऑन है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन है इस टाइम पे, ठीक है। तो जो बात अभी कही वो हटा दी जाएंगी, नोट करो बेटा, सॉरी नोट नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाया कैसे फाइंड आप करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे मेरी एनर्जी बनी हुई है, 10 मिनट्स और, 6:30 बजे आएंगे, वो खुद ही लेट आता है। क्लास लो, 10 मिनट क्लास हो लो, ऐसे 10 होना है। अभी क्वेश्चन करते हैं एक बार, उसके बाद करना। अभी मैंने ये थोड़ा कहा था कि क्लास ऑफ कर दूंगा, जबान से काम कर गया। लिखो क्वेश्चन, पंद्रह तक कर दो, मुझे गरीब हो ना, ये वाली कहानी मत दियो मुझे, हाँ समझ रहे नहीं, वो वाली स्टोरी मैंने सुन रखी, नहीं नहीं जी नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो तो मैंने भी सुनना कि रील अलग पैटर्न चलता है, तो ये इसमें नहीं कह सकते हम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या टॉपिक कर लेते हैं एक, नहीं मैं ओम्स लो करा देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, अब सही है। लिखो, है डालो ओम्स लो, बट डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ पूरा डिटेल में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, if there is no change in the physical state of conductor, according to this law, if there is no change in the physical state of conductor, then the ratio of potential difference applied at its ends ENDS, its ends, applied at its ends ENDS, ends, and the current flowing through it is constant, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना ध्यान से, आपने ये शायद 10th क्लास में डिस्कस किया होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, कुछ बता सकते हैं क्या होता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। उज्ज्वल अकॉर्डिंग, अरे यार पूरी बात सुन लेते ना, तुझे तो पता ही था, फिर आपके बोल रहा, फिर जब तो तुझे पूछा गया ओम्स लॉ आई आर, बहुत बढ़िया। आप तो सानी बेटे ओम्स लॉ आई आर, अक्षिता यही है, बहुत बढ़िया बेटे। किसी के आगे मत कह देना, किसी के आगे मत कह देना V इक्वल टू आई ओम्स लॉ है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है, रियल फॉर्म ओम्स लॉ ये नहीं है। जब आगे स्टडी आप करते हैं ना, तो वहाँ ओम्स लॉ कुछ और होता है, ये उसकी एप्लीकेशन है। और पहली बात, ये ओम्स लॉ नहीं है। क्यों नहीं? आप समझो, मुझे समझना ध्यान से कि क्यों नहीं कह सकता मैं एक तरीके से। क्या किसी भी बुक में ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस? इक्वल टू नहीं लिखा हुआ होगा बेटा, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होगा, ये बात 100% चैलेंज के साथ इक्वल टू नहीं होगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये समझो ध्यान से, आपने कहा, ओम्स ने कहा कि अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के है, ये तो ओम्स ने ये बात कही है, ये आपने लिखा हुआ। अब समझो ध्यान से, अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कितनी वोल्टेज इंक्रीज करूं मैं? अब इसमें डेफिनेशन में एक वर्ड आया फिजिकल स्टेट। क्या मतलब होता है फिजिकल स्टेट का? किसी वायर की फिजिकल स्टेट, क्या मीनिंग है उस चीज का? नहीं, वायर की फिजिकल स्टेट सॉलिड तो है, चलो ठीक है, आपने एक बार कह भी दिया। कम जाए, और कुछ? टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर, फिजिकल स्टेट हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। अगर ओम्स ने का कहना ये था बेटे, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि आप कितने भी वोल्ट की बैटरी लगाओ, डजंट मैटर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वायर का टेम्परेचर चेंज ना हो, वो कांस्टेंट हो, तभी पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर 10 वोल्ट की बैटरी पर जितना टेम्परेचर था 20 पर उतना रहना चाहिए। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि वो कांस्टेंट है सर। ओए बात समझ ला, वो कांस्टेंट है सर टेम्परेचर, तो वो कांस्टेंट है तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यही तो बात वो कह रहा है। और तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, जब तक टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या चीज इंक्रीज होती है? वायर की रेसिस्टेंस। इसीलिए आपने क्या ले लिया यहाँ पर? R ले लिया। अब ना R भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओ बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। मैं तेरे जैसे 2-4 मिले तो यहाँ पे पिट हुई है मुझे केसरिया पे। नहीं ऐसे मैं बताऊँ, हो सकता है तुम AC में बैठ के वायर लगाते होगे अपने, तो भाई बाहर जैसे मान लो कमरे में है ऐसी, हमें दिखाई दे गया यहाँ तो कूलिंग नहीं हो रही है, यहाँ वायर गर्म है, बाहर जब ये गया बाहर ठंडा है, इसका मतलब चेंज तो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सोच लिया होगा तुमने, तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा? R। इसका मतलब क्या होगा? ये भी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई V इक्वल टू क्या हो गया? IR। तो अब मुझे ये बताओ ओम्स लॉ ये हुआ कि ये हुआ? आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। यही बात उसने कही है।
कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना बढ़ना है भाई। बात क्लियर हो रही है? तो दिस इज नॉन ओम्स लॉ, नोट डाउन। हो गया तक? तुमने ग्राफ पढ़ा होगा बेटे, ध्यान दे बाद में। अक्षिता बात अभी रुक जा। ग्राफ पढ़ा है? अगर तुम बात नहीं करो मैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, फिर ध्यान रखना। ग्राफ पढ़ा था? किसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वी वाली लाइन कौन सी होगी और आई वाली लाइन कौन सी होगी? कौन से एक्सिस पर आप आई क्या करा जो? अरे ये वाली लाइन जो होगी, ये कौन सी लाइन होगी? इलेक्ट्रिक करंट की होगी ना। ये लाइन कौन सी होगी? वोल्टेज की लाइन होगी, पोटेंशियल की। अब मुझे आप सिंपल क्वेश्चन मैं तुमसे कर रहा हूँ कि वी और आई के भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है आपको? किसका? V अपॉन आई बराबर किसके हो गया? R के। मतलब वायर का रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है कि वो हर वैल्यू पर क्या है? कांस्टेंट है। तभी तक ओम्स लॉ वैलिड है। जहां इसमें चेंज आया वहीं ओम्स लॉ क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए ओम्स का जो लॉ जो होता है वो बेटे हाई वोल्टेज के लिए अप्लाई नहीं होता। ये बात का ध्यान रखना। बात का क्लियर हो रहा है? तो देन वी कैन से दैट कि सर वी अपना इक्वल टू आर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, नॉट अदर। और कोई डाउट्स किसी का? कुछ क्वेश्चन हो पूछ लो। बैठे रहो अभी। किस टाइम? तो बायो तो हाँ छोड़ दिया।